Hello, my dear students. I am Mukesh Bharti, and today I am going to discuss the third method for the calculation of national income. And the name of the method is expenditure method. Okay, so today we are going to discuss expenditure method through which we calculate national income. Okay, so before starting this video, एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इनकम मेथड से पहले मैंने वीडियोस ऑलरेडी बना रखे हैं दो मेथड पे। एक तो जिसे आप सबसे जो पहला मेथड होता है जिसे आप वैल्यू एडेड मेथड बोलते हो। ओके, और वैल्यू एडेड मेथड बोला जाता है फर्स्ट मेथड को। सेकंड आपका है इनकम मेथड। इन दोनों मेथड के ऊपर मैंने डिटेल्ड फॉर्म में मैंने दो वीडियोस बना रखे हैं, और ये फॉर्मूला से रिलेटेड। उसके बाद मैंने दोनों मेथड से रिलेटेड न्यूमेरिकल का भी वीडियो बना रखा है, जिसमें मैंने आप लोगों को सॉल्व करना बताया कि किस तरीके से हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, सो एक्सपेंडिचर मेथड से पहले ये दो मेथड का वीडियो आप देख लें, है ना, क्योंकि एग्जाम में किसी भी मेथड से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, दूसरी बात यह है कि आप जानते हो कि जैसे सबसे पहला मेथड वैल्यू एडेड मेथड हो गया, उसके बाद आपका क्या हो गया, इनकम मेथड हो गया। ओके, और इनकम मेथड के बाद आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सपेंडिचर मेथड। ओके, तो इसके बारे में एक पॉइंट आपको पता रखना है, जो आपने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के कॉन्सेप्ट में भी देख रखा है। ओके, कि वैल्यू एडेड मेथड में हम प्रोडक्शन की बात करते हैं, है ना, कि कितने वैल्यू का हमारे कंट्री में प्रोडक्शन हुआ है। ओके, यानी पूरे कंट्री में जितने भी प्रोडक्शन यूनिट्स हैं या फर्म्स हैं, वो सब कितने वैल्यू का, यानी कितने रुपए का उन्होंने प्रोडक्शन किया। फिर इन जितना भी वैल्यू का प्रोडक्शन होता है, कहीं ना कहीं उन सारे वैल्यू को हम क्या कर देते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। अच्छा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में जब आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इनकम मेथड। इसी के थ्रू हम नेशनल इनकम निकालते हैं। अब जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इनकम मिलता है, तो इस इनकम को फिर वापस फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे क्या कर दिया जाता है, खर्च कर दिया जाता है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड। ओके, तो वैल्यू एडेड मेथड में हम प्रोडक्शन की बात करते हैं, इनकम मेथड में हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमंग डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं, और एक्सपेंडिचर मेथड में जो इनकम जनरेट हुआ है प्रोडक्शन प्रोसेस में, उनको हम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्च करने की बात करते हैं। तो ये पॉइंट आप, इसीलिए तीनों मेथड से जब आप नेशनल इनकम का वैल्यू निकालते हो, देन यू गेट द सेम आंसर ऑफ नेशनल इनकम, कि तीनों चीजें कहीं ना कहीं एक ही है। और ये आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से पता चलता है ना। आप सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम वाले वीडियो में जाके देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा बच्चों ये है कि देखो यहाँ पर जब आप जब जब हम एक्सपेंडिचर मेथड को पढ़ने जा रहे हैं आज। ओके, तो एक्सपेंडिचर मेथड में हम फोर सेक्टर, एक्सपेंडिचर करेगा कौन, who are going to incur expenditures on final goods and services produced in the domestic territory, then we are going in this regard हम चार सेक्टर्स हमें देखना होता है। ये फाइनल एक्सपेंडिचर करने वाले या फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे एक्सपेंडिचर करने वाले चार सेक्टर होते हैं। एक हाउस होल्ड सेक्टर हो गया, ओके, जिसमें कंज्यूमर्स होते हैं। और दूसरा जो है प्रोड्यूसर सेक्टर होते हैं, जिसमें फर्म्स या बिजनेस यूनिट्स आते हैं। तीसरा गवर्नमेंट सेक्टर होता है। और नेक्स्ट हमारा होता है फॉरेन सेक्टर, है ना। इसको आप या तो फॉरेन सेक्टर बोलिए, या तो अब्रॉड सेक्टर बोलिए, या इसको कभी कभी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर बोलते हैं। ओके, तो ये चार सेक्टर मिलके, हाउस होल्ड सेक्टर, फर्म्स, गवर्नमेंट और ये फॉरेन सेक्टर, ये चारों सेक्टर मिलके क्या करते हैं, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे expenditure करते हैं। and those final goods and services we are going to consider those final goods and services which are being produced in the domestic territory. okay, तो ये आपको पॉइंट पता चल गया। ओके, और ये एक्सपेंडिचर किस फॉर्म में होते हैं बच्चों, एक पॉइंट और याद रखना है कि अगर इनके फॉर्म्स देखें तो इसमें तीन फॉर्म्स देखना है। पहला तो कंजप्शन, है ना, एक तो कंजप्शन फॉर्म में होगा जिसे आप कंजप्शन एक्सपेंडिचर बोलते हो। दूसरा जो फॉर्म होगा बच्चों, इन्वेस्टमेंट,
है ना। इन्वेस्टमेंट भी क्या होता है, किसी का इन्वेस्टमेंट क्या होता है, खर्चा ही होता है, तो एक इन्वेस्टमेंट फॉर्म में होगा। और तीसरा जो होगा बच्चों वो नेट एक्सपोर्ट के फॉर्म में होगा। तीन तरीके के खर्चे के बारे में हम देखेंगे। तो नेट एक्सपोर्ट जो हो जाएगा वो फॉरेन सेक्टर से रिलेटेड हो जाएगा, और इन्वेस्टमेंट जो होगा इसमें सारा प्राइवेट फर्म्स, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट सबके इन्वेस्टमेंट को देखेंगे। फिर कंजप्शन में भी हम प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों के कंजप्शन को देखेंगे। ओके, तो ये सारी चीजें, ये बेसिक चीजें हैं जो मैंने बता दी। अब हम लोग चलते हैं डायरेक्टली फॉर्मूला पे बच्चों। ओके, तो इसमें क्या देखना है बच्चों। ओके, इसमें सबसे पहला पॉइंट याद रखना है कि जब आप एक्सपेंडिचर मेथड को लगाते हो, इसका फॉर्मूला अप्लाई करते हो, तो एक्सपेंडिचर मेथड से जो वैल्यू निकल कर आएगा आपका, ओके, वो होगा आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ये वैल्यू निकल के आएगा। इसमें देखिए वर्ड साफ साफ लिखा हुआ है, ग्रॉस के साथ डोमेस्टिक वर्ड लगा। डोमेस्टिक का मतलब क्या है, ये एक्सपेंडिचर जो होना चाहिए डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज पे होना चाहिए। ओके, जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे जो खर्च हो रहा है, यानी ये कंजप्शन पे खर्चा होगा, इन्वेस्टमेंट पे खर्चा होगा, है ना, नेट एक्सपोर्ट की बात करेंगे, दैट ऑल शुड बी रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। तो पहला पॉइंट आपने क्या याद रखा कि एक्सपेंडिचर मेथड से जो वैल्यू निकल कर आएगा वो क्या होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस आएगा। ठीक है, अब ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस का कौन कौन सा कंपोनेंट है, या एक्सपेंडिचर मेथड में कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स आते हैं, तो मेनली तीन तरह के कंपोनेंट होते हैं जिन्हें हमें ऐड करना पड़ता है। पहला जो कॉन्सेप्ट होता है बच्चों, फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ओके, फाइनल मींस व्हाट, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करने के लिए जो एक्सपेंडिचर किया जाता है। ओके, और देखिए अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर दिया रहे तब तो अच्छी बात है, नहीं तो इसका बाइफरकेशन दिया रहता है कि फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर कौन कौन करते हैं, तो दो सेक्टर करता है। एक तो होता है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट प्राइवेट फाइनल मतलब ये जो हाउस होल्ड्स होते हैं, है ना, लोग जो अपना पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज पे, हाउस होल्ड सेक्टर की यहाँ पे बात कर रहे हैं। दूसरा क्या है बच्चों, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, है ना, गवर्नमेंट को भी अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए या जो जनरल सर्विसेज पब्लिक को प्रोवाइड करती है, जैसे मेडिकल सर्विस हो गया, मेडिकल सर्विस के लिए बहुत सारी चीजें खरीदनी पड़ती है, एजुकेशन सर्विस के लिए बहुत सारी चीजें खरीदनी पड़ती है, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से बहुत सारी चीजें खरीदनी पड़ती है, तो वो सब आता है गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में। शॉर्ट में इसको प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर शॉर्ट में PFCE बोल सकते हैं, और गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर को आप GFCE बोल सकते हैं। ओके, तो पहला पार्ट तो हो गया कि हमें कंजप्शन एक्सपेंडिचर देखना होता है, उसमें एक प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर आ गया और एक गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर आ गया, ये पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद दूसरा पॉइंट हमारा क्या होता है बच्चों, दूसरा पॉइंट देखिए यहाँ पे मैंने इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आया, तो दूसरा पॉइंट हो गया ग्रॉस। ग्रॉस का मतलब टोटल पूरे कंट्री में, डोमेस्टिक का मतलब हमारे कंट्री में के डोमेस्टिक टेरिटरी में, और कैपिटल फॉर्मेशन जो यहाँ वर्ड है बच्चों, कैपिटल इन्वेस्टमेंट वाले आप मेरे वीडियो में जाकर देखेंगे, मैंने बता रखा है कि कैपिटल फॉर्मेशन जो वर्ड यूज करते हैं किसके लिए यूज करते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करते हैं। ओके, तो इसमें ये देखना है कि पूरे कंट्री में, यानी हमारे कंट्री के पूरे डोमेस्टिक टेरिटरी में कितना टोटल इन्वेस्टमेंट होता है ना, ये आप ऐड कर दोगे। ओके, अब इसमें देखिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना एक्सपेंडिचर मेथड में, वो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को ही समझना है, क्योंकि ज्यादातर जो बच्चे गलतियां करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने में, जो आप गलतियां करोगे वो इसी में हो जाती है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो इसका मतलब तो पता चल गया बच्चों, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ, ग्रॉस मींस टोटल, डोमेस्टिक मतलब हमारे देश के डोमेस्टिक टेरिटरी में, कैपिटल फॉर्मेशन मतलब इन्वेस्टमेंट। ओके, या शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं, जी, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, GDCF। देखो बच्चों इसमें अगर डायरेक्ट क्वेश्चन में तो दे रखा है कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, या कैपिटल फॉर्मेशन की जगह पे दे रखा है इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। बट इसका इसका भी दो पार्ट होता है बच्चों ना, ये मैंने इन्वेस्टमेंट वाले चैप्टर में बताया, तो एक इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए देखना पड़ता है, एक तो होता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जिसे आप बोलते हो ग्रॉस, यानी टोटल फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब इन्वेस्टमेंट। तो एक तो हो गया टोटल फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट,
जब भी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट दिया रहता है तो टोटल इन्वेस्टमेंट के लिए चेंज इन स्टॉक, जिसे आप इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी बोलते हो बच्चों, क्या बोलते हो, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं हम लोग। यानी सिंपल मतलब है, आप इन्वेस्टमेंट वाले टॉपिक को जब आप पढ़ेंगे या मेरे वीडियो को जाकर देखेंगे तो यहाँ पे साफ साफ आपको पता चलेगा कि जो टोटल इन्वेस्टमेंट होता है बच्चों, जो टोटल इन्वेस्टमेंट होता है वो नॉर्मली क्या होता है, एक तो आपका फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होता है जो फिक्स्ड असेट्स पे है ना, जैसे फिक्स्ड असेट मतलब मशीनरी हो गया, प्लांट हो गया, बिल्डिंग्स हो गया, लैंड हो गया, इस पे होता है। और दूसरा होता है चेंज इन स्टॉक, यानी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेंट्री स्टेटमेंट मतलब साल भर में, एक साल में जब रॉ मटेरियल या अनफिनिश्ड गुड्स या अनसोल्ड जो गुड्स आपके पास रह जाते हैं तो उनमें जो चेंज आता है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट का जो फॉर्मूला ही होता है बच्चों, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और चेंज इन स्टॉक होता है। तो इसका मतलब है कभी भी फिक्स्ड वर्ड दिया रहेगा और हमें क्या चाहिए, देखो क्वेश्चन में क्या है, ग्रॉस यानी टोटल चाहिए, तो कभी भी अगर फिक्स वर्ड दिया रहता है, ठीक है, तो फिक्स्ड का मतलब है उसमें चेंज इन स्टॉक भी ऐड करना है। ओके, तो एक तो पॉइंट हो गया ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में चेंज इन स्टॉक ऐड कर देते हैं, तब हमारा क्या आ जाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब ये जो फिक्स्ड का भी तीन पार्ट होता है बच्चों, है ना, ये तीनों को जब आप प्लस कर देते हो तब ये आता है टोटल फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट आता है कंट्री का। ओके, जैसे एक तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होता है जो कौन करता है, बिजनेस यूनिट्स यानी फर्म्स करते हैं, है ना, जितने भी फर्म्स होते हैं जो लैंड मशीनरी बिल्डिंग ये सब पे जो फिक्स्ड इन्वेस्ट करते हैं। दूसरा जो है रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, है ना, हाउस होल्ड सेक्टर, जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना घर बनाते हैं रहने के लिए, है ना, किसी का बहुत बड़ा बिल्डिंग है, कोई छोटा सा घर है, हम तो वो भी एक तरीके से क्या फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है, जिसे आप कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट बोलते हैं रेसिडेंशियल पर्पज से। तो ये फर्म्स इसे कौन, ये फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कौन करता है, फर्म्स करता है। रेसिडेंशियल जो कंस्ट्रक्शन के लिए होता है ये फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कौन करता है, हाउस होल्ड। और पब्लिक इन्वेस्टमेंट मतलब जो गवर्नमेंट करती है ना, जैसे गवर्नमेंट रोड्स बना रही है या अपने मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए बिल्डिंग्स बना रही है या ब्रिजेस बना रही है, तो गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत तरह का फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होता है जिसे हम पब्लिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ओके बच्चों, तो इस तरीके से हमें क्या देखना है कि एक तो हमारा हो गया ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, डायरेक्ट दिया है तो डायरेक्ट दिया हुआ है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, नहीं अगर डायरेक्ट नहीं दिया रहा दिया रहेगा तो फिक्स्ड के फॉर्म में दिया रहेगा। अब फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट दिया रहेगा तो उसमें चेंज इन स्टॉक को ऐड करना पड़ता है। और कभी कभी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट भी नहीं दिया रहेगा तो बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, पब्लिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, और इन तीनों को जब ऐड कर देते हैं तो टोटल फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट आएगा। फिर इस टोटल फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में हम क्या करेंगे, चेंज इन स्टॉक को प्लस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तीसरा जो पार्ट होता है बच्चों देख लो, नेट एक्सपोर्ट। देखो नेट एक्सपोर्ट का मतलब हम किसकी बात करते हैं, हम अब ये अब्रॉड से रिलेटेड है, फॉरेन सेक्टर से रिलेटेड है। तो नेट एक्सपोर्ट का सिंपल याद रखना है कि कितने वैल्यू का एक्सपोर्ट हो रहा है और कितने वैल्यू का इंपोर्ट हो रहा है। एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को माइनस करते हैं तो जो वैल्यू आता है बच्चों वो नेट एक्सपोर्ट आता है। तो सिंपली इसमें क्या देखना है कि इसमें जो एक्सपेंडिचर मेथड से हम जो लगाते हैं तो हमारा जीडीपी एंड एमपी निकल के आता है। और इसमें सबसे पहला आता है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। फिर हमारा आ जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। फिर हम आ जाता है नेट एक्सपोर्ट्स। ओके, तो कहीं ना कहीं ये हम तीन कंपोनेंट देख रहे हैं। पहला फाइनल कंजप्शन वाला जिसमें प्राइवेट फाइनल और गवर्नमेंट फाइनल आता है। दूसरा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन वाला इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट हो गया। और तीसरा क्या आ गया, नेट एक्सपोर्ट वाला। ओके, आज जब इन तीनों को आप ऐड कर देते हो तो क्या आ जाता है, जीडीपी एंड एमपी आता है। तो सबसे पहला स्टेप जीडीपी एंड एमपी निकलता है। फिर जीडीपी एंड एमपी को हम क्या करते हैं, नेशनल इनकम में कन्वर्ट करते हैं। ओके, नेशनल इनकम में कन्वर्ट करते हैं जिससे आप एनएनपी एंड एफसी बोलते हो। ये हम आगे देखेंगे। तो बच्चों देखो सबसे पहला पॉइंट तो याद रखना कि जितना भी मैं तीन कंपोनेंट बताया हूं ना इन सब से रिलेटेड डिटेल्स में मैं आगे डिस्कस करने जा रहा हूं, जिससे आपका क्वेश्चन में किस तरीके से दिया रहेगा आपका सारा कंफ्यूजन क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। तो आगे देखते हैं बच्चों। तो अब सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं जिसमें जो ज्यादातर कंफ्यूजन होता है या बच्चे ज्यादातर गलती कर बैठते हैं। ओके,
तो अगर इन सारे पॉइंट्स को आप समझ लेंगे तो आपको एक्सपेंडिचर मेथड में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगा। तो सबसे जो पहला पॉइंट है बच्चों, देखो क्या है कि मैंने बताया था कि सबसे पहला पॉइंट जो है एक्सपेंडिचर मेथड में क्या आता है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो पहला पॉइंट देखो क्या देखना है कि क्वेश्चन में प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर की जगह पे क्या दिया रहेगा, पर्सनल फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर दिया रहा है, या पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी दिया रहा है ना। तो कहीं ना कहीं क्या रहेगा, पहला कंफ्यूजन क्या है कि अगर प्राइवेट की जगह पे क्या लिखा रहे, पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी रहे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सेम दिया हुआ है। ओके, अब एक पॉइंट याद रखना है कि कभी कभार रेयर केसेस में, नॉर्मली तो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर ही रहेगा, बट कभी कभी इसको क्या रहेगा कि इसके दो पार्ट हो जाते हैं और इन दोनों पार्ट को ऐड करके ये प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर आता है। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर का पहला जो पार्ट होता है बच्चों क्या है, हाउस होल्ड्स फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जो भी फैमिली है या हम लोग हैं, हाउस होल्ड जो भी कंज्यूम करते हैं। दूसरा होता है प्राइवेट नॉन प्रॉफिट, बहुत सारे ऐसे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है जो नॉन प्रॉफिट मोटिव से चलते हैं ना। जैसे बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन है, जैसे ओल्ड एज करके है, एक है जो ना जो बूढ़े लोगों की मदद करता है। ओके, तो इस तरीके से बहुत सारे नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस हैं जिनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है ना। तो वो भी प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर के अंदर ही आते हैं। तो याद रखना कि जब आप हाउस होल्ड फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर को या प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउस होल्ड्स फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर दिया रहे, तो इन दोनों को आप प्लस करते हो बच्चों, तब आपका टोटल प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर आता है। ओके, तो इसमें इसका कंफ्यूजन क्या है, अगर डायरेक्ट दिया हुआ है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर या पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर तब तो कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी ये नहीं दिया रहेगा और ये दोनों अलग अलग दिए रहेंगे, तो इनको आप प्लस करके ये निकालोगे। पहला पॉइंट क्लियर। सेकेंड पॉइंट में आते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर बच्चों। तो मैंने बोला था कि ये कंजप्शन एक्सपेंडिचर एक तो प्राइवेट लोग करते हैं और दूसरा कौन करता है, गवर्नमेंट भी करती है ना। जैसे गवर्नमेंट, जो जनरल गवर्नमेंट होता है, बहुत तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए, जैसे डिफेंस हो गया, लॉ एंड ऑर्डर हो गया, या एजुकेशन हो गया, या मेडिकल फैसिलिटीज हो गया, इनके लिए गवर्नमेंट को गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करना पड़ता है, इन पे इनका खर्चा होता है। तो एक तो गवर्नमेंट वाला, तो गवर्नमेंट वाला में डायरेक्ट दिया रहेगा, प्राइवेट का डायरेक्ट दिया रहेगा तो ये लेंगे, अदरवाइज इसको क्या करोगे आप, ऐड करोगे। तो ये तो आपका क्लियर हो गया पहला वाला पार्ट। तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर, फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर का पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं, देखो ये सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये अगर पॉइंट आपको समझ में आ गया तो इन एक्सपेंडिचर मेथड में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इस पॉइंट को बहुत ही ध्यान से देखेंगे और जब मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराऊंगा तो इससे रिलेटेड सारे कंफ्यूजन्स को और दूर करूंगा। देखिए, तो सबसे पहले देखिए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, है ना। तो इसमें हम नॉर्मली क्या बात करते हैं, जो कैपिटल फॉर्मेशन जो वर्ड है ना, ये आपको याद रखना है कि जो कैपिटल फॉर्मेशन जो वर्ड है इसकी जगह पे क्या यूज करते हो, कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, इन्वेस्टमेंट वर्ड यूज करते हैं। पॉइंट याद रखना है बार बार, कैपिटल फॉर्मेशन के लिए इन्वेस्टमेंट वर्ड यूज करते हैं। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का सिंपली मतलब हुआ कि हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है। तो अगर ये डायरेक्ट क्वेश्चन में दे रखा है तब तो आपको कोई भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट यही वैल्यू लेनी है, भले ही इसके अंदर का कोई वैल्यू। अगर ये नहीं दे रखा है तो क्या करना है, तो ये बहुत तरीके से दिया जा सकता है आपके क्वेश्चंस में, एग्जाम्स में। तो पहला पॉइंट देखिए, पहला, अगर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट का मतलब कैपिटल फॉर्मेशन, या डायरेक्ट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है, या डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन लिखा हुआ है, या ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन लिखा हुआ है, या एडिशन टू कैपिटल स्टॉक। देखो ये पॉइंट याद रखना, ये जो है ना एडिशन टू कैपिटल स्टॉक, ये मैं इन्वेस्टमेंट वाले टॉपिक में ही बताया था। कैपिटल स्टॉक में एडिशन या कैपिटल स्टॉक में इंक्रीज, है ना, मैंने फॉर्मूला भी बताया था, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू चेंज इन कैपिटल स्टॉक, तो इसका मतलब भी इन्वेस्टमेंट होता है। तो बच्चों अगर इस तरीके से दिया रहे तो पहला पॉइंट ये डायरेक्ट वाला है कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट रहे, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट रहे, डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन रहे, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन रहे, एडिशन टू कैपिटल स्टॉक रहे, इसका मतलब सेम दिया हुआ
है ना। इसका मतलब सेम ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया, आपको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, बट यहां तक कोई दिक्कत नहीं। यहां से आपको ध्यान रखना है। दूसरा कंफ्यूजन कैसे बच्चों, कि अगर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के साथ कौन सा वर्ड रहे, फिक्स्ड दिया रहे, तो याद रखना कि अगर ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड मतलब सब कुछ सेम है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बीच में क्या दिया हुआ फिक्स्ड है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट के लिए इसमें आपको क्या करना पड़ता है, चेंज इन स्टॉक को प्लस करना पड़ता है। चेंज इन स्टॉक को, या इसे आप क्या बोल सकते हो, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी बोलते हो। तो कभी भी बच्चों अगर फिक्स्ड दिया रहेगा तो आपको चेंज इन स्टॉक को ऐड करना पड़ेगा, ये पॉइंट याद रखना है। तीसरा कंफ्यूजन क्या है बच्चों, देखो अगर हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, बट ग्रॉस की जगह पे क्या दिया है बच्चों, नेट दिया हुआ है। तो आप इसको कैसे लोगे, आप इसको कैसे चेंज करोगे, तो आप जानते ही हो कि नेट से ग्रॉस में जाने के लिए क्या करना पड़ता है, प्लस डेप्रिसिएशन करना पड़ता है। तो याद रखना कभी भी नेट वर्ड दिया रहेगा कैपिटल फॉर्मेशन के साथ, डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के साथ, तो आप क्या करोगे, डेप्रिसिएशन ऐड करोगे, तब आपका आ जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तीसरा, फोर्थ पॉइंट में क्या है बच्चों, देखो है ना, ये डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जगह पे क्या दिया रहा है, नेट तो यही सेम वाला है, और डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जगह पे क्या दिया रहेगा, एडिशन टू कैपिटल स्टॉक, मतलब दिया रहेगा नेट एडिशन टू कैपिटल स्टॉक। तो फिर वही वाला याद रखना है, एडिशन टू कैपिटल स्टॉक का मतलब इन्वेस्टमेंट हो गया, और नेट दिया हुआ है तो हमें तो ग्रॉस चाहिए, तो नेट से ग्रॉस जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें डेप्रिसिएशन को ऐड करना पड़ेगा। तो ये तो एक तरह का हो गया बच्चों, है ना, कि नेट दिया रहेगा तो आपको प्लस डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा। ये एक तरह का हो गया कि फिक्स्ड दिया रहेगा तो आपको चेंज इन स्टॉक करना पड़ेगा। अब ये पांचवा देखो एग्जाम में ज्यादातर यही वाला आता है कि अब हमें देखो क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, यानी अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन में नेट भी दिया हुआ है और आपको क्वेश्चन में फिक्स्ड भी दिया हुआ है। तब आप क्या करोगे, नेट को ग्रॉस में चेंज करने के लिए पहला तो आप डेप्रिसिएशन, जब आप डेप्रिसिएशन प्लस कर दोगे तो ये ग्रॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ फिक्स्ड को हटाने के लिए यानी टोटल करने के लिए, तो मैंने ऊपर ही बताया था कि फिक्स्ड जब दिया रहे तो क्या करना पड़ेगा, चेंज इन स्टॉक। यानी ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, दोनों पॉइंट मिक्स करके इस वाले पॉइंट में आ गया कि अगर कैपिटल फॉर्मेशन या इन्वेस्टमेंट वाला में नेट दिया रहेगा तो आप डेप्रिसिएशन को प्लस करोगे, फिक्स्ड दिया रहेगा तो चेंज इन स्टॉक को ऐड करोगे। जब इनको आप ऐड कर देंगे तब आपका क्या आ जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो सिंपली याद रखना है बच्चों कि अगर फिक्स्ड वाला दिया रहेगा तो आप क्या करोगे, चेंज इन स्टॉक ऐड करोगे, और अगर नेट वाला दिया रहेगा तो आप क्या करोगे, डेप्रिसिएशन ऐड करोगे। लेकिन अगर नेट भी दिया रहे और फिक्स्ड भी दोनों रहे तो आपको क्या करना है बच्चों, नेट के लिए आपको क्या करना है, डेप्रिसिएशन प्लस करना होगा, और फिक्स्ड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज इन स्टॉक ऐड करना पड़ेगा। ओके, और ये तो मैंने बता ही दिया कि कभी कभी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट भी डायरेक्ट नहीं दिया रहेगा। तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का तीन पार्ट दिया रहता है, एक तो ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जो कौन करता है, बिजनेस या प्रोडक्शन यूनिट करता है, और दूसरा बता दिया रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन का फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जो कौन करता है, हाउस होल्ड करता है, और तीसरा क्या दिया रहता है, पब्लिक का फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जो कौन, ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट जिसे कौन करता है, गवर्नमेंट। और इन तीनों को जब ऐड करते हो तो आपका क्या आ जाता है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, और जब फिक्स्ड आ जाएगा तो उसमें क्या करोगे, चेंज इन स्टॉक आप क्या करोगे, प्लस करोगे, तब आपका क्या आ जाता है, टोटल ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आ जाता है। ये पॉइंट मैंने बता दिया। बाकी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में जब सॉल्व करूंगा तो और आपको अच्छी तरीके से समझ में आ, तो ये दूसरा भी कंफ्यूजन दूर हो गया बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट कंफ्यूजन किससे रिलेटेड है, नेट एक्सपोर्ट से रिलेटेड है बच्चों। तो देखो नेट एक्सपोर्ट का सिंपली क्या मतलब होता है, नेट एक्सपोर्ट का फॉर्मूला होता है, पहला वाला पॉइंट देखिए कि अगर क्वेश्चन में एक्सपोर्ट का वैल्यू दिया रहे और इंपोर्ट का वैल्यू दिया रहे, तो आप एक्सपोर्ट के वैल्यू में से इंपोर्ट के वैल्यू को माइनस कर दोगे तो नेट एक्सपोर्ट आएगा, और यही नेट एक्सपोर्ट का वैल्यू हमें फॉर्मूले में लगाना है। पहला पॉइंट क्लियर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट दिया रहेगा तो याद रखना है एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस करेंगे, उल्टा मत कर देना, इंपोर्ट में से एक्सपोर्ट नहीं करना। दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों, देखो अगर क्वेश्चन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, अगर क्वेश्चन में नेट इंपोर्ट दिया रहे, नेट इंपोर्ट दिया रहे, तो उसमें आपको साइन क्या कर देना है, चेंज कर देना है। ओके,
एग्जाम्पल में मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ है नेट इंपोर्ट का वैल्यू दिया हुआ है, ओके, -20। तो क्वेश्चन में तो नेट इंपोर्ट का वैल्यू -20 दिया है, बट आपको फॉर्मूले में क्या चाहिए, आपको तो फॉर्मूले में चाहिए नेट एक्सपोर्ट का वैल्यू। तो याद रखना, तो इस केस में ये -20 वाला क्या हो जाएगा, +20। और यहीं पे अगर नेट इंपोर्ट का वैल्यू +20 रहता तो नेट एक्सपोर्ट की जगह पे क्या ले लेते, -20 ले लेते। यानी जब नेट इंपोर्ट का वैल्यू दिया रहेगा, नेट एक्सपोर्ट दिया हुआ है तब तो यही लेंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट अलग अलग दिया हुआ है तो आप एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस करोगे। नेक्स्ट आपका नेट इंपोर्ट दिया रहेगा तो साइन क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। कभी कभी बच्चों क्या होता है, एक नेक्स्ट कंफ्यूजन है, ऐसे दिया रहेगा एक्सेस ऑफ एक्सपोर्ट्स ओवर इंपोर्ट्स, यानी एक्सपोर्ट ज्यादा है किससे, इंपोर्ट से, तब आपको सेम वैल्यू है जो नेट एक्सपोर्ट का हो जाएगा। अगर मान लो एक्सेस ऑफ एक्सपोर्ट्स ओवर इंपोर्ट 10 दिया हुआ, इसका मतलब नेट एक्सपोर्ट का भी वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 ही हो जाएगा, ओके। याद रखना ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो अगर मान लो एक समझा देता हूँ, एक्सपोर्ट का वैल्यू 10 है, ओके, और मान के चलो इंपोर्ट का वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे अगर आप नेट एक्सपोर्ट का वैल्यू निकालते हो तो नेट एक्सपोर्ट का वैल्यू एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट होता है, तो 10 में से एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, तो 10 में से 5 गया तो 5 हो गया। तो इस ये ऐसा क्यों हो रहा है कि देखो एक्सपोर्ट का वैल्यू ज्यादा है 10 और इंपोर्ट का वैल्यू कम है, यानी एक्सपोर्ट का वैल्यू ज्यादा है इंपोर्ट का वैल्यू कम है, तो इस केस में नेट एक्सपोर्ट जो निकालते हैं, है ना, तो हमारा क्या निकलता है, प्लस में निकलता है, ओके। तो इसलिए एक्सेस ऑफ एक्सपोर्ट ओवर इंपोर्ट जो भी रहेगा वो सेम वैल्यू हो जाएगा नेट एक्सपोर्ट का, ओके, याद रखना, है ना। तो यहाँ पे नेट एक्सपोर्ट का वैल्यू 5 निकला है, आप ये देख भी रहे हो कि 5 है 10 है, नहीं 5 ये ज्यादा है, ओके। बट नेक्स्ट में पॉइंट याद रखना बच्चों, अगर दिया रहे एक्सेस ऑफ इंपोर्ट्स ओवर एक्सपोर्ट्स, तो यहाँ पे साइन क्या कर देना है, चेंज कर देना है, ओके। जैसे मान लो एक्सेस ऑफ इंपोर्ट्स ओवर इंपोर्ट क्या दिया रहे, 10 रहे, है ना, 10 दिया रहे, तो आपको यहाँ पे जब आप नेट एक्सपोर्ट लोगे तो नेट एक्सपोर्ट का वैल्यू क्या कर दोगे, -10। और अगर यहाँ -10 रहे तो इधर +10। एग्जाम्पल में देख लो बच्चों, मान लो एक्सपोर्ट का वैल्यू दे रखा है 10, ओके, और इंपोर्ट का वैल्यू दे रखा है 25। अब इसको ध्यान से देखना, अब यहाँ पे देखो एक्सपोर्ट का वैल्यू तो 10 है, इंपोर्ट का वैल्यू 25, तो कहीं ना कहीं इंपोर्ट वाला वैल्यू ज्यादा है, यानी एक्सेस ऑफ इंपोर्ट्स है ना, एक्सपोर्ट से ज्यादा कौन है, इंपोर्ट है। तो यहां पर जब आप नेट एक्सपोर्ट का वैल्यू निकालोगे, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, तो -15 आएगा। तो -15 क्यों आया, क्योंकि ये यहाँ पे -15 क्यों आया, क्योंकि देखो ये 10 है और ये 25 है, यानी इंपोर्ट जो है ना वो 15 क्या है, प्लस है, 15 ज्यादा है। तो एक्सेस ऑफ इंपोर्ट्स ओवर इंपोर्ट्स कितना है, 15, तो नेट एक्सपोर्ट का वैल्यू क्या आ गया, -15। यहाँ पे अगर -15 रहेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो सिंपली याद रखना, नेट एक्सपोर्ट का डायरेक्ट वैल्यू दिया है तो सही है। फिर आपको दूसरा क्या देखना है कि अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट दिया हो तो एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को माइनस करेंगे। तीसरा देखना है नेट इंपोर्ट दिया रहो तो साइन चेंज कर देंगे। चौथा देखना है कि अगर एक्सपोर्ट्स ज्यादा है इंपोर्ट से तो सेम वैल्यू नेट एक्सपोर्ट का लेंगे। नेक्स्ट क्या देखना है, अगर इंपोर्ट ज्यादा है एक्सपोर्ट से तो साइन चेंज करके नेट एक्सपोर्ट लेंगे, ओके। तो नेट एक्सपोर्ट का भी आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए चेंज इन स्टॉक, ये मैं इन्वेस्टमेंट वाले वीडियो में ही बता रखा हूँ, लेकिन ये करवा रहा था इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि अगर चेंज इन स्टॉक की जगह पे चेंज इन स्टॉक लिखा रहे या इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट दिया रहे, एडिशन टू स्टॉक दिया रहे, है ना, ये याद रखना। अगर एडिशन टू यहाँ पे कैपिटल स्टॉक अगर यहाँ पे रहता है, इसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर एडिशन टू कैपिटल स्टॉक दिया रहता है तो ये इन्वेस्टमेंट हो जाता है, वो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में चला जाएगा। या लेकिन सिर्फ यहाँ पे क्या चाहिए, सिर्फ एडिशन टू स्टॉक ऑफ गुड्स चाहिए, या इंक्रीज इन स्टॉक रहे, नेट एडिशन टू स्टॉक रहे, तो ये डायरेक्ट वैल्यू दिया हो बच्चों, है ना। लेकिन अगर क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, तो क्लोजिंग में से ओपनिंग को माइनस करोगे तो चेंज इन स्टॉक आएगा। फिर उसी तरीके से नेट एक्सपोर्ट की तरह, अगर एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक दिया रहे तो चेंज इन स्टॉक की जगह पे सेम वैल्यू लेंगे, है ना। बट अगर फॉल इन स्टॉक या डिक्रीज इन स्टॉक या रिडक्शन इन स्टॉक दिया रहे तो इसमें हम क्या करते हैं बच्चों, चेंज द साइन, है ना। इसमें साइन क्या करते हैं, चेंज करते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फॉल लगा हुआ है या डिक्रीज लगा हुआ है, ये मैं पहले ही बता चुका हूं। या अगर एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है किससे,
क्लोजिंग स्टॉक से, तो यहां भी क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे। तो याद रखना, अगर क्लोजिंग स्टॉक का एक्सेस होगा तो साइन चेंज नहीं करना है, अगर ओपनिंग स्टॉक का एक्सेस होगा तो साइन क्या करना है, चेंज करना है। डेप्रिसिएशन के बारे में देखो, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें बच्चे 100%, 95% बच्चे गलती कर देते हैं। देखो, जब आप एक्सपेंडिचर मेथड सॉल्व करोगे या किसी भी मेथड को सॉल्व करोगे, तो हो सकता है कि डेप्रिसिएशन का जरूरत पड़ेगा ही आपको कन्वर्ट करने के लिए, ग्रॉस से नेट में जाने के लिए या नेट से ग्रॉस में जाने के लिए डेप्रिसिएशन का जरूरत पड़ता है। तो डेप्रिसिएशन दिया रहेगा क्वेश्चन में, या इसको कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल बोलते हैं या रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल बोलते हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आपको डेप्रिसिएशन का जरूरत है और क्वेश्चन में दिया हुआ है। बट बहुत सारे केसेस में क्या होगा कि आपको डेप्रिसिएशन का जरूरत पड़ेगा बट क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं रहेगा, और क्वेश्चन से निकल सकता है, जिसमें बच्चों को पता नहीं चलता है कि भाई डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा। तो पहला पॉइंट देखिए कैसे निकलेगा। अगर मान लो कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और साथ में एक और दिया हुआ है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कैपिटल फॉर्मेशन या इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट दो बार दे रखा है ना, तो उस समय समझ जाना, अगर ये इन्वेस्टमेंट वाला या कैपिटल फॉर्मेशन वाला पार्ट दो बार दे रखा है तो समझ जाना उससे आप डेप्रिसिएशन निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, याद करो, हमने क्या पढ़ा था कि ग्रॉस होता है और नेट होता है। ग्रॉस से नेट में जाने के लिए क्या करते हैं, माइनस डेप्रिसिएशन करते हैं, नेट से ग्रॉस में जाने के लिए यही वैल्यू क्या करते हैं, प्लस। तो यहां से एक फॉर्मूला आ जाता है बच्चों, क्या आ जाता है कि नेट वाला वैल्यू में अगर हम डेप्रिसिएशन प्लस करते हैं तो क्या आता है, ग्रॉस आ जाता है। तो यहां से एक डेप्रिसिएशन का वैल्यू निकल जाता है, तो डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, ग्रॉस वाला वैल्यू माइनस नेट वाला वैल्यू। तो यहां से एक डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला निकल के आ गया है ना। तो यहां पे देखिए सेम है, डेप्रिसिएशन निकलना है तो एक ग्रॉस वाला वैल्यू ले लिया, ये तो डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन सेम है, और नेट वाला वैल्यू हो गया, ये भी डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, सेम है। तो याद रखना सिर्फ डिफरेंस किस में होना चाहिए, ग्रॉस में और नेट में, बाकी क्या रहना चाहिए, इधर भी डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इधर भी डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में से नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकाल दोगे तो डेप्रिसिएशन निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखो डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा, कि अगर यही वाला फॉर्मूला, अगर ग्रॉस डोमेस्टिक यहाँ पे फिक्स्ड लगा हुआ है और इधर आपका दे रखा है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो जो फिक्स्ड वाला पार्ट है ना बच्चों, तो फिक्स दे रखा है, तो देखो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन टोटल नहीं दे रखा है, इधर आपका टोटल दे रखा है, इसमें तो फिक्स नहीं है। अगर इधर टोटल दे रखा है और इधर फिक्स लगा हुआ है, तो याद रखना मैंने बताया था कि फिक्स, जिधर फिक्स दिया रहेगा उधर आप चेंज इन स्टॉक क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। तो डेप्रिसिएशन निकालने का ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तीसरा पॉइंट देखो सेम फॉर्मूला है डेप्रिसिएशन निकालने का, इधर फिक्स नहीं लगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है ना, इधर डायरेक्ट दिया हुआ है, ओके, बट इधर क्या लगा हुआ है बच्चों, फिक्स लगा। तो मैंने क्या बोला कि जिधर फिक्स दिया रहेगा उधर चेंज इन स्टॉक क्या करोगे, प्लस में। इस ब्रैकेट को ध्यान में रखना, यहाँ मैंने ब्रैकेट लगाया है इसीलिए नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन के साथ ये प्लस, अगर ये ब्रैकेट हटा दोगे तो यहाँ पे प्लस की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और कभी कभी क्या रहेगा बच्चों की डेप्रिसिएशन दिया रहेगा, मान लो डेप्रिसिएशन का वैल्यू दिया 50 बट 5 ईयर्स के लिए है, बट हम तो नेशनल इनकम या जीडीपी एडएमपी एनडीपी एडएफसी 1 साल के लिए निकालते हैं, तो ये 5 साल के लिए है, तो 1 साल का डेप्रिसिएशन कैसे निकालोगे, जो भी डेप्रिसिएशन दिया रहेगा जितना टाइम दिया रहेगा उससे डिवाइड करके 1 साल का निकलेगा, और यही आपको डेप्रिसिएशन के फॉर्म में लेना। तो ये वाला जो ये 3 पॉइंट है ना बच्चों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट याद रखना, अगर ग्रॉस और नेट का डिफरेंस है तो ग्रॉस में से नेट वाले को माइनस कर देंगे। इसमें देखना है कि जिधर, इन दोनों में क्या देखना है कि जिधर फिक्स्ड, ग्रॉस और नेट, तो ग्रॉस में से तो नेट माइनस ही करना है, और जिधर फिक्स्ड दिया रहेगा उधर आपको क्या करना है, चेंज इन स्टॉक ऐड कर देना है, ओके। अब हम लोग देखते हैं बच्चों, ये तो हमने देख लिया, अब नेशनल इनकम कैसे आप निकालोगे, है ना। तो देखो सबसे पहले तो ये मैंने अभी बताया था कि जब भी आप एक्सपेंडिचर मेथड लगाते हो, ओके, जब भी आप एक्सपेंडिचर मेथड लगाते हो तो एक्सपेंडिचर मेथड से क्या निकल के आता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जो सिंपली ये कहता है कि डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज पे
टोटल जो एक्सपेंडिचर हुआ है ऑल सेक्टर्स ने कितना एक्सपेंडिचर किया है। ओके, अब इससे अगर नेशनल इनकम निकालना हो तो देखो पहले तो जीडीपी एड एमपी निकल के आएगा। नेशनल इनकम किसे बोलते हैं, एनएनपी एड एफसी को बोलते हैं। तो ये फॉर्मूला मैंने बताया था, ग्रॉस से नेट वाला और डोमेस्टिक से नेशनल वाला और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट वाला, कि ग्रॉस से नेट में जाने के लिए माइनस डेप और नेट से ग्रॉस में जाने के लिए प्लस डेप, डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए प्लस एनएफआईए और नेशनल से डोमेस्टिक में जाने के लिए माइनस एनएफआईए, एमपी से एफसी में जाने के लिए माइनस एनआईटी, एफसी से एमपी में जाने के लिए प्लस एनआईटी। ओके बच्चों, तो इस तरीके से ये फॉर्मूला तो हम लोग जानते ही हैं, ठीक है। अब इसी को आप क्या करोगे बच्चों, यूज करोगे। ओके, तो देख लो, सबसे पहले ग्रॉस है तो ग्रॉस से नेशनल में जाने के लिए, ग्रॉस से नेट में जाने के लिए, तो ग्रॉस से नेट में जाने के लिए माइनस डिप, तो माइनस डिप हो गया। फिर आप क्या देखोगे, डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए, डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए प्लस एनएफआई है, तो प्लस एनएफआई हो गया। अब देखो एमपी से एफसी में जाने के लिए, एमपी से एफसी में जाने के लिए माइनस नीट है, तो माइनस एनआईटी हो गया। तो इस तरीके से यूज करके हम नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। मान के चलो डोमेस्टिक इनकम निकालने के लिए बोला, तो डोमेस्टिक इनकम किसको बोलते हैं, एनडीपेड एफसी को बोलते हैं। तो ग्रॉस से नेट में जाने के लिए माइनस डेप और एमपी से एफसी में जाने के लिए माइनस एनआईटी। यानी आपको सिंपली इस मेथड से जीडीपी एट एमपी निकल के आएगा और एक बार ये निकल के आएगा तो इन तीनों फॉर्मूला का यूज करके आप क्या कर लोगे, उसको किसी भी एग्रीगेट में आप क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये एक पॉइंट आपको समझ में आ गया। तो फाइनली आपने क्या देखा कि जब आप एक्सपेंडिचर मेथड लगाते हो, ओके, तो आपका जीडीपी एट एमपी निकल के आएगा। उसके लिए आपको प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट एक्सपोर्ट, है ना, नेट एक्सपोर्ट को शॉर्ट में एनएक्स लिखा हूं। तो ये पहला वाला फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ये इन्वेस्टमेंट वाला और ये ब्रॉड सेक्टर वाला, है ना। अब इससे रिलेटेड सारे कंफ्यूजन, इससे रिलेटेड कंफ्यूजन, इससे रिलेटेड ये किस तरीके से दिया जा सकता है, ये किस तरीके से, ये सारा कुछ मैंने बता दिया। इन सब को ध्यान में रख के जब इन सबको प्लस करेंगे तो जीडीपी एट एमपी निकालेगा। अब फिर जीडीपी एमपी में जो निकलेगा उसको आप नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम या किसी भी एग्रीगेट में आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसी के साथ ये वीडियो मेरा समाप्त होता है। इसमें डिटेल्स में मैंने एक्सपेंडिचर मेथड के फॉर्मूले को या उससे रिलेटेड थ्योरी को मैंने समझा दिया है बच्चों। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गया, अच्छा लगा, तो आप वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, है ना, अपने दोस्तों के बीच, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे कोई भी वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे रेगुलरली एंड कॉन्स्टेंटली। And respect your parents, love your study, go ahead in your life, okay, and thank you for watching this video.